मिस्र का इतिहास दुनिया में सबसे पुराने और सबसे विस्तृत इतिहास में से एक है। यह इतिहास आज से लगभग 5000 साल पहले शुरू होता है। मिस्र का इतिहास जितने ज्यादा सोने और खजाने से भरपूर है, उतना ही ज्यादा मनहूस भी है। मनहूस इसलिए क्योंकि मिस्र का कोई भी फेरो ज्यादा लंबी उम्र नहीं जी पाया। जो कोई भी मिस्र का राजा बनता, उसकी अपनी उम्र से पहले ही मौत हो जाया करती थी। मिस्र के कई सारे फेरो ऐसे थे जो बहुत ही छोटी उम्र में इस दुनिया को छोड़ गए थे। ये सभी फिरौन इतने ज्यादा बदकिस्मत थे कि मौत का बुलावा समय से पहले ही आ गया, और इस वजह से उनकी अगली पीढ़ी को बहुत ही कम उम्र में मिस्र का सिंहासन संभालना पड़ा। और अगर हम बात करें मिस्र के सबसे ज्यादा बदकिस्मत और सबसे छोटे उम्र में सिंहासन संभालने वाले फिरौन की, तो सबसे पहले नाम आता है फेरो तूतनखामेन का। तूतनखामेन सबसे ज्यादा छोटी उम्र में मिस्र के शासन पर बैठे। तूतनखामेन के इतिहास के बारे में हमें इजिप्शियन हिस्ट्री में भी ज्यादा कुछ नहीं मिलता। तूतनखामेन ने न सिर्फ बहुत कम उम्र में मिस्र का शासन संभाला, बल्कि बहुत कम उम्र में ही ये दुनिया को छोड़कर चले गए थे। लेकिन इतनी जल्दी उनकी मौत होने का कारण क्या था, इसके बारे में इतिहास में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, और न ही रिसर्चर्स इस गुत्थी को सुलझा पाए हैं। यह बात तो बहुत प्रचलित है कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता काफी ज्यादा एडवांस थी। मिस्र वासियों ने कई ऐसी चीजें बनाई जो आज हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी नहीं बना सकते हैं। इसका एक उदाहरण है मिस्र में मौजूद पिरामिड, जिन्हें प्राचीन मिस्र वासियों ने ही बनाया था। मिस्र वासी अपने आज के साथ साथ अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच कर चला करते थे। मिस्र के फेरो अपने मरने से पहले ही अपना मकबरा तैयार करवा लिया करते थे। यह मकबरा और कुछ नहीं बल्कि मिस्र में मौजूद इतने बड़े बड़े पिरामिड हैं। जब भी किसी मिस्र के फिरौन की मौत होती तो उन्हें मम्मी बनाकर एक ताबूत के अंदर रखकर इन पिरामिड में दफन कर दिया जाता था। सिर्फ फिरौन की लाश को ही इन पिरामिड के अंदर दफनाया नहीं जाता था, बल्कि वो सभी सामान और फेरो का खजाना सभी कुछ राजा के साथ दफन किया जाता था। जो सामान फेरौन इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि मिस्र वासियों की मान्यता है कि राजा का खजाना और वो सभी सामान जो राजा इस्तेमाल करता हो, अगर उसे राजा के साथ दफना दिया जाए तो राजा के मरने के बाद की जिंदगी आसान हो जाएगी। अभी तक मिस्र में तकरीबन 120 पिरामिड्स देखे गए हैं, और जो मिस्र का सबसे फेमस पिरामिड है उसे द पिरामिड ऑफ गिजा के नाम से जाना जाता है। इस पिरामिड की लंबाई 149 मीटर है। इस पिरामिड के अंदर एक चैम्बर बनाया जाता था, और इस चैम्बर के अंदर राजा को ताबूत में बंद करके और राजा के सभी खजाने को यहां रख दिया जाता था, और इस चैम्बर को भी बाहर से पूरी तरह से बंद कर दिया जाता था। मिस्र के फेरो अपनी मौत से पहले ही अपने लिए पिरामिड्स बनवा लिया करते थे, क्योंकि इतना बड़ा पिरामिड अगर मरने के बाद बनाया जाता तो इसे बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता। इसलिए इन पिरामिड्स को पहले ही तैयार करके रखा जाता था, और जब राजा की मौत होती थी तो उनकी लाश को इन पिरामिड्स में दफना दिया जाता था। लेकिन समय के साथ मिस्र में ये प्रथा भी बदल गई, और फेरौन को इन पिरामिड की जगह मिस्र में मौजूद लाइमस्टोन के पहाड़ों के अंदर दफनाया जाने लगा। और इसी वजह से मिस्र के इन पहाड़ों वाले इलाकों को वैली ऑफ द किंग के नाम से जाना जाता है। ये लाइमस्टोन के पहाड़ जहां फिरौन्स को दफनाया जाने लगा, इनमें भी फेरौन की लाश के साथ साथ फेरौन के खजाने को दफनाया जाता था। मिस्र के इस इलाके में करीब 200 साल से खुदाई की जा रही है। मिस्र के कई सारे पिरामिड और पहाड़ों के अंदर कई सारे फिरौन की मम्मी और खजानों को दफन किया गया था, लेकिन इसमें से ज्यादातर सभी खजानों को लुटेरों द्वारा लूट लिया गया था। ये लुटेरे यहां मौजूद मम्मी को तो रहने देते थे, लेकिन बाकी का सारा सामान अपने साथ ले जाया करते थे। ऐसा ही एक श्रापित खजाना है बदकिस्मत शासक तूतनखामेन का। तूतनखामेन की मौत काफी छोटी उम्र में हो गई। तूतनखामेन ने अपनी बहन से ही शादी कर ली थी, क्योंकि उन्हें किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं था। लेकिन इतनी ज्यादा होशियारी और चालाकी के बाद भी
तूतनखामेन की मौत हो गई। और ये मौत किस वजह से हुई थी, इसके बारे में तो अभी तक कोई प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। साथ ही में तूतनखामेन की कब्र भी अब तक किसी को नहीं मिली थी। और इतिहासकारों का कहना है कि तूतनखामेन की कब्र के साथ बेशकीमती खजाने को भी दफनाया गया था, जिसकी खोज में काफी समय से तूतनखामेन की कब्र की तलाश की जा रही थी। लेकिन 200 साल तक खुदाई के बाद भी आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी कोई चीज नहीं मिल रही थी जो उनकी खोज को पूरा कर दे। इस खोज में इन्वेस्टर्स के काफी ज्यादा पैसे खर्च हो चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लग रहा था। और इस रिसर्च के जो हेड थे, हॉवर्ड गार्टर, उन्हें यह नोटिस दिया जाता है कि आपके पास सिर्फ 1 महीने का समय है। अगर आप इस 1 महीने में कुछ खोज कर लेते हैं तो ठीक है, वरना आपको अपनी ये रिसर्च बंद करनी होगी। ये नोटिस मिलने के बाद हॉवर्ड गार्टर ने यह खुदाई का काम और तेज करवा दिया। जो लोग यहां रिसर्च कर रहे थे वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि उनके पास समय काफी कम था, जिसकी वजह से उनके कई सालों की मेहनत पर पानी फिरने वाला था। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 5 नवंबर 1922 की रात आई। मिस्र के एक इलाके में खुदाई के दौरान इन्हीं रिसर्चर्स को जमीन के अंदर एक कमरा दिखाई देता है। और जब इस कमरे के दरवाजे की पूरी तरह खुदाई की गई और इस कमरे के अंदर जाकर देखा गया तो रिसर्चर्स की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये वही कमरा था जहां किंग तूतनखामेन का बेशकीमती खजाना मौजूद था। इस कमरे की एक एक चीज सोने की बनी हुई थी, फिर वो दीवार पर की गई नक्काशी हो या तूतनखामेन की कब्र का ताबूत। इसके अलावा इस खजाने में कई सारे हीरे जवाहरात और सोने की मूर्तियां भी मौजूद थी। वो ताबूत जिसमें तूतनखामेन की मम्मी मौजूद थी, इस ताबूत के ऊपर मिस्र के देवता का चित्र बना हुआ था। इस ताबूत के अंदर एक के बाद एक 3 ताबूत मौजूद थे और ये तीनों ही ताबूत सोने के बने हुए थे। ये खजाना तो बेशकीमती था ही, इसके अलावा सिर्फ ये ताबूत ही 90 किलो सोने से बना हुआ था। जब इस रिसर्च के बारे में लोगों को पता चला तो इस खजाने के बारे में जानकर मानो सभी आर्कियोलॉजिस्ट के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि यही इकलौता मकबरा था जो लुटेरों के लूटने से बच गया था। जैसा कि हमने आपको बताया कि फिरौन को दफन करने के लिए फिरौन अपनी जिंदगी में ही पिरामिड्स बनवा लिया करते थे, लेकिन जब फिरौन मर जाता था तब पिरामिड में मौजूद इस चैम्बर के अंदर फिरौन की मम्मी को रखकर यहाँ की दीवारों पर चित्रकारी की जाती थी। साथ ही में इन ताबूतों को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें काफी बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था। साथ ही में चैम्बर के दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता था। इस खजाने को मिलने के बाद भी कई सारे सवाल थे जो कि आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स के दिमाग में आ रहे थे कि इतना बड़ा खजाना लुटेरों से किस तरह से बच गया। और इन सभी बातों को जानने के लिए यहां अभी भी रिसर्च जारी थी। लेकिन फिर साल 1939 में इस रिसर्च के हेड हॉवर्ड गार्टर की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद इस खुदाई के काम को रोक दिया गया। यह काम तकरीबन 2 साल तक बंद पड़ा रहा। लेकिन इतना बड़ा खजाना मिलने की वजह से कई सारे रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट यहां रिसर्च करने आते रहे। और फिर एक रिसर्चर्स जिनका नाम आलिया इस्माइल था, उन्होंने यहां आकर इस जगह पर काफी ज्यादा रिसर्च करी। रिसर्चर्स यहां पर इस गुत्थी को सुलझाना चाहते थे कि आखिर यह खजाना लुटेरों की पहुंच से किस तरह से बच गया, और साथ ही ये भी कि तूतनखामेन की मौत किस वजह से और किस उम्र पर हुई थी। काफी रिसर्च के बाद यह बात सामने आई कि तूतनखामेन की कब्र का जो एंट्रेंस था वो भी उसी तरह बंद किया गया था जैसे कि बाकी सभी फिरौन की कब्र के एंट्रेंस को किया जाता था। लेकिन तूतनखामेन का खजाना इस वजह से बच गया क्योंकि जिस पहाड़ी में तूतनखामेन की कब्र मौजूद थी वहां से पहले पानी होकर गुजरा करता था। यह पानी बारिश का था और यह पहाड़ लाइमस्टोन का बना हुआ था, जिसकी वजह से यह काफी ज्यादा कमजोर था और पानी के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सका और टूटकर गिरता रहा। पानी के बहाव की वजह से ये सभी पत्थर तूतनखामेन के मकबरे के एंट्रेंस पर आकर जमा हो गए और लगातार इस प्रोसेस के होने की वजह से तूतनखामेन का ये एंट्रेंस पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। और इसी वजह से किसी भी लुटेरे को यह शक भी नहीं हुआ कि इतने सारे पत्थरों के पीछे बेशकीमती खजाना हो सकता है। साथ ही में जब तूतनखामेन की मम्मी के ऊपर रिसर्च करी गई तो यह भी पता चला कि तूतनखामेन की मौत 19 साल की उम्र में हुई थी। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे सवाल हैं जो अभी भी सुलझाए नहीं जा सके हैं।
मिस्र की सभ्यता ऐसे ही कई सारे रहस्यों से भरी पड़ी है और न जाने कितने ऐसे रहस्य हैं जो अभी सामने आने बाकी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।